हेलो स्टूडेंट्स। हम जो बात कर रहे थे आर्की बैक्टीरिया उसी को आगे बढ़ाते हैं। और आपको मैं बताना चाह रहा था कि मेथेनोकोकस जानास्की जो नाम का बैक्टीरिया का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस बनाई वो चौथा जीव था। तीन अन्य जीव जिनकी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस 1995 से 96 में ज्ञात की गई थी, उसमें उनमें दो तो बैक्टीरिया थे और एक माइकोप्लाज्मा था। तो दो बैक्टीरिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी के थे और एक माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम तथा एक प्राजीव ईस्ट सैक्रोमाइस सेरेवाइसी थी। तो इस तरह से तीन जीवों के पहले न्यूक्लियोटाइड बेसिस की सीक्वेंस कर ली गई थी और चौथा ये मेथेनोकोकस जानास्की का किया गया। और फिर 1997 के अंत में एस्केरिकिया कोलाई जो इंटेस्टाइन बैक्टीरिया है उसका संपूर्ण न्यूक्लियोटाइड मैपिंग कर लिया गया था और इसके द्वारा मैपिंग करके और आगे स्टडी की गई। और 1982 में प्रशांत महासागर में 3 किलोमीटर नीचे मीथेन उत्पादक जीव मेथेनोकोकस जानास्की के विषय में पता चला था। इसका नाम मेथेनोकोकस जानास्की इसके खोजकर्ता होल्गर जानास्की के नाम पर रखा गया, यानी स्पीशीज़ का जो नाम रखा गया था वो उस जानास्की साइंटिस्ट के सम्मान में रखा गया और मेथेनोकोकस जानास्की उसको नाम दिया गया। कुछ ऐसे गुण उसमें थे जिनके आधार पर जीव वैज्ञानिकों ने उसको आर्कियन जीवों को एक नए समूह में रखना पड़ा जो कि बैक्टीरिया तथा यूकेरिया से भिन्न थे। आपको सुनकर सरप्राइज होगा कि उसमें लगभग 56% जीन जो आर्कियन जीवों में पाए गए वैज्ञानिकों के नए थे। वो बिल्कुल मतलब 56% जीन हमारे पहले जो रिसर्च हो चुकी थी उनसे मैच नहीं खा रहे थे। और आर्कियन प्राणी ऐसे स्थानों पर पाए गए जहाँ तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला 48 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 94 डिग्री सेल्सियस तक रेंज थी, उसमें भी उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त इनके निवास स्थान पर तापमान 200 एटमॉस्फेयर था। कुछ आर्कियन प्राणी खारे समुद्री जल की अपेक्षा 10 गुना लवणीय जल में भी जीवित रह सकते हैं। ऐसे प्राणियों में आर्कियन को डिस्कवर किया गया। ऑक्सीजन की उपस्थिति में इनकी मृत्यु हो जाती है, अर्थात ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का उपयोग करके मीथेन उत्पन्न करते हैं। तीसरा पॉइंट ये है, इनका तीसरा लक्षण कि इन आर्कियन प्राणियों में ऐसे जीन पाए जाते हैं जो एक और बैक्टीरिया के साथ तथा दूसरी ओर आद्यजीवी के साथ समानता प्रदर्शित करते हैं। इन जीनों के अलावा कुछ अन्य विज्ञान के लिए नए थे। तो इस तरह से जो दर्शाया गया कि आर्कियन तंत्र प्राजीवी तंत्र के समान होता है, यानी कि प्राजीवी का मतलब यूकैरियोटिक तंत्र के समान होता है। वास्तव में वैज्ञानिकों का ऐसा विश्वास है कि सभी वर्तमान जीवित प्राणियों का एक ही पूर्वज था जो गर्म प्रदेशों में पाया जाता था, जिससे 3 अलग अलग दिशाओं में विकास हुआ और प्रोकैरियोट, आर्किया और यूकैरियोट बने। 1997 से 1999 के मध्य अनेक अन्य जीवों की संपूर्ण न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं ज्ञात की गई, जिनके आधार पर जीवों में एक नवीन वर्गीकरण पर अनेक वैज्ञानिकों ने आपत्तियां प्रस्तुत की। तो इस तरह से मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई, किस तरह से कोशिकाएं कहाँ से उत्पन्न हुई, उसके बारे में इतिहास जब देखते हैं तो पता लगता है कि आर्किया और ये बैक्टीरिया कैसे बने, क्या हुआ, कैसे इनकी नामांकन हुआ। तो प्रारंभ में कोशिका वैज्ञानिकों ने जो प्राजीवी कोशिका यूकेरियोट कोशिकाओं को 2 प्रमुख भागों केंद्रक और कोशिका द्रव्य में बांटा, परंतु इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब आविष्कार हुआ तो केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य का अध्ययन अत्यंत वृहद हो गया, जिसके परिणामस्वरूप केंद्रक के बाहर कोशिका द्रव्य में असंख्य नए कोशिकांगों का पता लगा। और इन कोशिकांगों की खोजों ने कोशिका द्रव्य की परिभाषा को अत्यंत जटिल कर दिया। और कोशिका में उपस्थित कुछ मुख्य अंगक इस प्रकार हैं जो आप सब जानते हो। बाद में केंद्रक के अलावा प्लास्टिड्स भी पकड़ में आए, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदवी जालिका जिनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, एंडोसोम्स, गोल्जी काई बॉडी, पैरोक्सिसोम्स, हाइड्रोजिनोसोम्स और सेंट्रोसोम्स। तो इस तरह से बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स
आपको पता लगे। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ही देन है कि उन सब छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स का अलग अलग फंक्शन होने के कारण सेल बायोलॉजी के अध्ययन का विकास होते होते कोशिकाओं में इतना अद्यतन आपको प्राप्त हुआ कि हर कोशिकांग का फंक्शन अब पता है, उनके क्या कार्य हैं, किस तरह से प्रोटीन बन रही है, किस तरह से कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, किस तरह से मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उन सब में उन सब की भूमिका होती है। तो आज सेल बायोलॉजी के इस टॉपिक में इतना ही। अगले टॉपिक में हम फिर सेल बायोलॉजी का टॉपिक लेंगे। धन्यवाद।